चैप्टर 16 द कोलंबियाड। क्या ढलाई का काम सफल हुआ? लोग सिर्फ अनुमान लगाने तक सीमित रह गए। हालांकि इसकी सफलता पर विश्वास करने के लिए हर कारण मौजूद था, क्योंकि सांचे ने भट्टियों में द्रवित धातु के पूरे द्रव्यमान को अवशोषित कर लिया था। फिर भी यह निश्चित रूप से निश्चित होना लंबे समय तक असंभव था। दरअसल, जब मेजर रोडमैन ने 160,000 पाउंड की तोप चलाई, तो उसे ठंडा होने में कम से कम 2 सप्ताह लगे। तो भाप के बादलों से घिरा और अपनी तीव्र गर्मी से सुरक्षित यह विशालकाय कोलंबियाड अपने प्रशंसकों की नज़रों से कितनी देर तक बचा रह सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इस दौरान गन क्लब के सदस्यों की अधीरता की कठोर परीक्षा हुई, लेकिन इससे बचा नहीं जा सका। जेटी मैस्टन अपनी चिंता से लगभग भून गए। कास्टिंग के एक पखवाड़े बाद भी धुएं का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर बढ़ रहा था और स्टोनी हिल के शिखर के चारों ओर 200 फीट के दायरे में जमीन पैरों के तलवों को जला रही थी। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। विशाल सिलेंडर को ठंडा करने का कोई साधन नहीं था, उसके पास पहुंचना असंभव था। गन क्लब के सदस्यों को जितना धैर्य जुटाया जा सकता था, उतना धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ी। जेटी मैस्टन ने एक सुबह कहा, हम 10 अगस्त को यहाँ हैं। 1 दिसंबर तक मुश्किल से 4 महीने बाकी हैं। अभी भी अंदरूनी सांचे को निकालना बाकी है और कोलंबियाड को लोड करना बाकी है। हम कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। कोई तोप के पास भी नहीं जा सकता। क्या ये कभी ठंडा नहीं होगा? यह एक क्रूर धोखा होगा। उन्होंने अधीर सचिव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। बार्बिकेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में गंभीर चिड़चिड़ाहट छिपी हुई थी। खुद को एक ऐसी बाधा से रुका हुआ देखना जिसे केवल समय ही दूर कर सकता था। समय, एक ऐसा दुश्मन जिससे परिस्थितियों में डरना चाहिए और एक दुश्मन की शक्ति में होना युद्ध के पुरुषों के लिए कठिन था। हालांकि दैनिक निरीक्षणों से जमीन की स्थिति में कुछ बदलाव दिखा। 15 अगस्त के करीब करीब भाप की तीव्रता और मोटाई में उल्लेखनीय कमी आ गई थी। धरती से धुएं का एक हल्का सा झोंका निकलने के कुछ दिनों बाद राक्षस की आखिरी सांस उसके पत्थर की कब्र में बंद हो गई। धीरे धीरे जमीन का कंपन बंद हो गया और गर्मी का घेरा सिकुड़ गया। दर्शकों में सबसे अधीर लोग पास आए। एक दिन वे 10 फीट ऊपर चढ़ गए। अगले दिन 20 और 22 अगस्त को बार्बिकेन, उनके सहकर्मी और इंजीनियर स्टोनी हिल के शिखर को ढकने वाली कास्ट आयरन सतह पर अपनी जगह ले पाए, जो निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वस्थ स्थान था, जहां अभी तक ठंडे पैर रखने की अनुमति नहीं थी। आखिरकार गन क्लब के अध्यक्ष ने संतोष की गहरी सांस लेते हुए कहा। उसी दिन काम फिर से शुरू कर दिया गया। बोर को साफ करने के लिए आंतरिक सांचे को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। कुदाली और बोरिंग उपकरणों को बिना किसी रुकावट के काम पर लगाया गया। मिट्टी और रेत गर्मी के प्रभाव में बहुत कठोर हो गए थे, लेकिन मशीनों की मदद से उन्होंने लोहे के संपर्क में अभी भी जल रहे मिश्रण को हटा दिया। कचरे को तेजी से रेल द्वारा ले जाया गया और काम इतनी लगन से किया गया। बार्बिकेन का हस्तक्षेप इतना जरूरी था और डॉलर के रूप में प्रस्तुत उनके तर्क इतने दृढ़ थे कि 3 सितंबर को सांचे का कोई भी निशान गायब हो गया था। बोरिंग का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। बोरिंग मशीनें बिना किसी देरी के स्थापित कर दी गईं और कुछ सप्ताह बाद विशाल ट्यूब की आंतरिक सतह पूरी तरह से बेलनाकार हो गई और बोर ने उच्च पॉलिश प्राप्त कर ली थी। आखिरकार 22 सितंबर को बार्बिकेन संचार के 1 साल से भी कम समय बाद नाजुक उपकरणों के माध्यम से उठाया गया विशाल हथियार और काफी ऊर्ध्वाधर उपयोग के लिए तैयार था। अब चांद के अलावा और कुछ नहीं था जिसका इंतजार किया जा सकता था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह विफल नहीं होगा। जे.टी. मैस्टन की खुशी का ठिकाना नहीं था और 900 फीट की ट्यूब से नीचे देखते हुए वह लगभग गिर गया। कर्नल ब्लॉमसबेरी के दाहिने हाथ के बिना, जिसे उसने खुशी खुशी बचाकर रखा था, गन क्लब के सचिव को आधुनिक एरोस्टेट्स की तरह कोलंबियाड की गहराई में कब्र मिल जाती। तोप का निर्माण पूरा हो गया था। अब इसके सही निष्पादन के बारे में कोई संदेह नहीं था, इसलिए 6 अक्टूबर को कैप्टन निकोल ने राष्ट्रपति बार्बिकेन को अपना ऋण चुका दिया, जिन्होंने अपने रसीद कॉलम में $2000 की राशि अंकित की।
यह माना जा सकता है कि कप्तान का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था और उसे बीमारी का सामना करना पड़ा। अभी भी 3000, 4000 और $5000 के 3 दांव बाकी थे, और अगर वो केवल 2000 जीतता तो उसका सौदा बुरा नहीं होता, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं होता। लेकिन पैसा उसके हिसाब किताब में शामिल नहीं था, और उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक ऐसी तोप बनाने में मिली सफलता जिसका 60 फीट मोटी लोहे की प्लेटें विरोध नहीं कर सकती थीं, उसके लिए एक भयानक झटका था। 30 सितंबर से स्टोनी हिल पर स्थित परिसर जनता के लिए पूरी तरह खुला है, और वहां आने वाले आगंतुकों की भीड़ की कल्पना आसानी से की जा सकती है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी कोनों से असंख्य लोग फ्लोरिडा में उमड़ पड़े। उस वर्ष टम्पा शहर में बहुत वृद्धि हुई, जो पूरी तरह से गन क्लब के कार्यों के लिए समर्पित था। तब इसकी आबादी 150,000 थी। फोर्ट ब्रुक को सड़कों के जाल में घेरने के बाद अब इसे उस भूमि की जीभ पर फैलाया जा रहा था जो एस्पिरिटू सेंटो खाड़ी के 2 बंदरगाहों को अलग करती थी। अमेरिकी सूरज की गर्मी के तहत इन पूर्व निर्जन क्षेत्रों में नए क्वार्टर, नए चौक और घरों का एक पूरा जंगल उगाया था। चर्च, स्कूल, निजी आवासों के निर्माण के लिए कंपनियां बनाई गईं और 1 साल से भी कम समय में शहर का आकार 10 गुना बढ़ गया। ये सर्वविदित है कि यानकी जनजात व्यवसायी होते हैं, भाग्य उन्हें जहां भी ले जाता है, हिमनद से लेकर उष्णकटिबंध तक, व्यापार के प्रति उनकी प्रवृत्ति उपयोगी रूप से काम आती है। यही कारण है कि गन क्लब के संचालन का अनुसरण करने के एकमात्र उद्देश्य से फ्लोरिडा आने वाले साधारण आगंतुक टैम्पा टाउन में स्थापित होते ही खुद को वाणिज्यिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। धातु और कामगारों के परिवहन के लिए मालवाहक जहाज़ों ने बंदरगाह पर बेजोड़ गतिविधि दी थी। जल्द ही हर तरह और टन भार के अन्य जहाज़ों ने, प्रावधानों और माल से लदे हुए, खाड़ी और दोनों बंदरगाहों में प्रवेश किया। शहर में जहाज दलालों और व्यापारियों के विशाल कार्यालय स्थापित किए गए, और शिपिंग गजट ने हर दिन टैम्पा के बंदरगाह में नए आगमन को प्रकाशित किया। शहर के चारों ओर सड़कें बन गई थीं, लेकिन इसकी आबादी और वाणिज्य में जबरदस्त वृद्धि के परिणामस्वरूप इसे संघ के दक्षिणी राज्यों से रेलमार्ग द्वारा जोड़ा गया था। रेल की एक लाइन ला मोबाइल को महान दक्षिणी समुद्री शस्त्रागार पेंसाकोला से जोड़ती थी, फिर उस महत्वपूर्ण बिंदु से ये तलहासी तक जाती थी। समुद्र तट पर सेंट मार्क्स तक 21 मील लंबी एक छोटी लाइन पहले से ही मौजूद थी। ये लूप लाइन ही थी जिसे टैम्पा टाउन तक बढ़ाया गया था, जिसके मार्ग में सेंट्रल फ्लोरिडा के मृत या सोए हुए हिस्से जाग गए थे। इस प्रकार टैम्पा, एक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में पैदा हुए विचार के कारण उद्योग के इन चमत्कारों के कारण एक बड़े शहर की हवा को अपने अधिकार में ले सका। उन्होंने इसे मून सिटी नाम दिया, और फ्लोरिडा की राजधानी ने दुनिया के सभी बिंदुओं से दिखाई देने वाले ग्रहण को झेला। अब हर कोई समझ जाएगा कि टेक्सास और फ्लोरिडा के बीच इतनी प्रतिद्वंद्विता क्यों थी, और जब टेक्सास के लोगों ने देखा कि गन क्लब ने उनके दावों को दरकिनार कर दिया तो वे इतने चिढ़ गए। अपनी दूरदर्शी सूझबूझ से उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि बारबिकेन द्वारा किए गए प्रयोग से देश को क्या लाभ हो सकता है, और इस तरह की तोप से कितनी संपत्ति मिलेगी। टेक्सास ने वाणिज्य, रेलवे और जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का एक विशाल केंद्र खो दिया। ये सभी लाभ उस दयनीय फ्लोरिडा प्रायद्वीप को दिए गए थे, जो खाड़ी और अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच एक घाट की तरफ फेंका गया था। इसलिए बारबिकेन ने जनरल सांता अन्ना के साथ टैक्सन के प्रति शत्रुता को विभाजित किया। हालांकि अपने वाणिज्यिक और औद्योगिक उन्माद के आगे झुके हुए टैम्पा टाउन की नई आबादी ने गन क्लब के दिलचस्प कामों को न भूलने का ख्याल रखा। इसके विपरीत उद्यम के छोटे से छोटे विवरण, कुदाल के हर वार में उनकी दिलचस्पी थी। टैम्पा टाउन से स्टोनी हिल तक लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता था, एक आदर्श जुलूस, या इससे भी बेहतर एक तीर्थयात्रा। ये पहले से ही अनुमान लगाना आसान था कि प्रयोग के दिन दर्शकों की भीड़ लाखों में होगी, क्योंकि वे पहले से ही पृथ्वी के सभी कोनों से संकीर्ण प्रायद्वीप में आ गए थे। यूरोप अमेरिका की ओर पलायन कर रहा था, लेकिन तब तक ये स्वीकार किया जाना चाहिए, असंख्य आगंतुकों की जिज्ञासा केवल मामूली रूप से संतुष्ट हुई थी। कई लोग कास्टिंग देखने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्होंने केवल उससे निकलने वाले धुएं को देखा।
ये भूखी आंखों के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन बार्बिकन ने किसी को भी उस ऑपरेशन को देखने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद बड़बड़ाहट, असंतोष और बड़बड़ाहट शुरू हो गई। उन्होंने राष्ट्रपति को उस तानाशाही आचरण के लिए दोषी ठहराया। उनके कृत्य को गैर अमेरिकी के रूप में कलंकित किया गया। स्टोनी हिल के आसपास लगभग दंगा हो गया, लेकिन बार्बिकन हिलने को तैयार नहीं था। हालांकि जब कोलंबियाड पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो बंद दरवाजों की यह स्थिति अब और नहीं रह सकती थी। इसके अलावा जनता की राय को ठेस पहुंचाना बुरा और यहाँ तक कि अविवेकपूर्ण होता। इसलिए बार्बिकन ने सभी आने वालों के लिए बाड़े को खोल दिया, लेकिन अपने व्यावहारिक चरित्र के अनुसार उन्होंने जनता की जिज्ञासा से पैसे निकालने का फैसला किया। इस विशाल कोलंबिया को देखने की अनुमति मिलना वाकई एक अलग बात थी, लेकिन इसकी गहराई में उतरना अमेरिकियों को सांसारिक सुख की पराकाष्ठा लगती थी। नतीजतन ऐसा कोई भी आगंतुक नहीं था जो इस धातु की खाई के भीतर जाने का आनंद लेने के लिए खुद को तैयार न करता हो। स्टीम क्रेन से लटकी टोकरियां उन्हें अपनी जिज्ञासा शांत करने की अनुमति देती थीं। यह एक पूर्ण उन्माद बन गया। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी ने इस विशाल तोप के रहस्यों को भेदना अपना काम बना लिया। नीचे उतरने की कीमत प्रति व्यक्ति $5 तय की गई थी, और इस उच्च शुल्क के बावजूद प्रयोग से पहले के 2 महीनों के दौरान आगंतुकों की आमद ने गन क्लब को लगभग $500,000 की कमाई करने में मदद की। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोलंबियाड के पहले आगंतुक गन क्लब के सदस्य थे। यह विशेषाधिकार उस प्रतिष्ठित संस्था को उचित रूप से दिया गया था। स्वागत समारोह 25 सितंबर को हुआ। सम्मान की टोकरी में अध्यक्ष जेटी मैस्टन, मेजर एल्फिंस्टन, जनरल मॉर्गन, कर्नल ब्लोमसबेरी और गन क्लब के अन्य सदस्य, कुल 10 लोग थे। उस लंबी धातु की नली के तल पर वे कितने गर्म थे। वे लगभग दम घुटने लगे थे, लेकिन कितने आनंदमय, कितने उत्तम। कोलंबियाड के तल पर बने विशाल पत्थर पर 10 लोगों के लिए एक मेज रखी गई थी, और दिन के समान चमकीली बिजली की एक धार से रोशन थी। कई बेहतरीन व्यंजन, जो स्वर्ग से उतरते प्रतीत होते थे, मेहमानों के सामने क्रमिक रूप से परोसे गए, और पृथ्वी की सतह से 900 फीट नीचे दिए गए इस शानदार भोजन के दौरान फ्रांस की सबसे बढ़िया वाइन खूब बही। उत्सव उल्लासपूर्ण था, शोरगुल वाला नहीं। टोस्ट दिए गए और उनका जवाब दिया गया। उन्होंने धरती और उसके उपग्रह, गन क्लब, यूनियन, चंद्रमा, डायना, फोबे, सेलेन, रात के शांतिपूर्ण संदेशवाहक के लिए शराब पी। विशाल ध्वनिक ट्यूब की मधुर तरंगों द्वारा उठाए गए सभी जयकारे गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसके मुहाने तक पहुंचे। फिर स्टोनी हिल के चारों ओर की भीड़ ने विशाल कोलंबियाड की गहराई में दृष्टि से छिपे 10 मौज मस्ती करने वालों की जय जयकार के साथ दिल से अपनी जय जयकार की। जेटी मैस्टन अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाया या खाया, इशारे किए या सबसे ज्यादा बात की, ये तय करना मुश्किल था। किसी भी तरह से उन्होंने साम्राज्य के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ी, भले ही तोप लोड की गई, तैयार की गई और उसी पल फायर की गई, उन्हें ग्रहों के ब्रह्मांड में टुकड़े टुकड़े कर उड़ा दे।